Hello everyone, my name is Uma Haritwal, your economics coach. Welcome to EduVeda classes. क्या आपने कभी सोचा है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन मनी से ही क्यों करते हैं? दिस इज मनी. ये मनी होता क्या है? आज हम कोई भी दुकान में अगर फ्रूट्स लेने जा रहे हैं या शूज लेने जा रहे हैं या कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो हम इस मनी का ही क्यों यूज करते हैं? आज दुकान वाले हमसे मनी ही क्यों एक्सेप्ट करेंगे? मनी के अलावा और कोई चीज़ वो लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे? लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे शूज़ खरीदना है, मैं मार्केट में जाके शूज़ खरीदना चाहती हूँ, तो रिटर्न में वो मुझसे मनी ही क्यों ले रहा है? वो मुझसे कोई और सामान क्यों नहीं ले रहा है? आखिर व्हाट इज मनी? लेकिन बच्चों, पहले के समय ऐसा होता था कि अगर मुझे फ्रूट्स खरीदना है तो रिटर्न में मुझे कोई और सामान उस दुकान वालों को देना पड़ता था. तो वो सिस्टम को हम क्या बोलते थे और वो टाइम पे वो सिस्टम क्यों चलता था और आज ही वो सिस्टम क्यों नहीं चल रहा है? तो आखिर इन सारे सवालों का जवाब क्या है? तो मैं इन सारे सवालों का जवाब आप सबके लिए इस वीडियो लेक्चर में लेके आई हूँ और साथ ही में आपके बोर्ड्स आ रहे हैं. तो इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आपको आते ही है, उन सारे आंसर्स का डिस्कशन हम इस वीडियो लेक्चर में ज़रूर करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में हमारा चैनल एड्यूवेदा क्लासेस को सब्सक्राइब करिए. So let's start with our topic. Our topic name is money and credit. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का. लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे. अभी वो क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 मार्क के, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, असर्शन एंड रीजनिंग भी आ सकता है. तो आज मैं आपको ये चैप्टर में से वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज मनी. ओके, मनी एक बहुत यूनिवर्सल टर्म है. मनी एक ऐसा सिस्टम होता है जो हर एक लोग यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए. तो मीनिंग में क्या लिखा है? मनी इज अ सिस्टम ऑफ वैल्यू. मनी का नाम सुनते ही लोगों के फेस पे स्माइल आ जाती है, जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं. तो मनी एक ऐसा सिस्टम है, एक यूनिवर्सल सिस्टम है जो हर लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं. आज हमें कुछ भी गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करना है तो. ओके, तो आप यहाँ पे मनी का मीनिंग रीड कर सकते हैं कि मनी इज अ सिस्टम ऑफ वैल्यू दैट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी. लेकिन मनी का इन्वेंशन हुआ कैसे? मनी आया कैसे? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है क्योंकि पहले के टाइम पे जब हम गुड्स का एक्सचेंज करते थे तो वो बार्टर सिस्टम से किया जाता था. जी हाँ, किससे किया जाता था? बार्टर सिस्टम से. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आप सीखेंगे वो है बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है कि पहले के ज़माने में जब किसी को समझो एप्पल लेना होता था तो वो एप्पल के एक्सचेंज में उनके पास भी कोई गुड्स होना चाहिए था, बिकॉज पहले मनी जैसा कुछ था ही नहीं. पहले आपको एक गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ एक्सचेंज करना पड़ता था. उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम. जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि बुक्स की जगह पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बनानास, फ्रूट्स का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम. तो बार्टर इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर पार्टीज विदाउट यूजिंग मनी और अ मॉनेटरी मीडियम. बिना मनी के यूज किए जब हम किसी गुड्स का ही एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं वो क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि बार्टर सिस्टम में बहुत सारे लिमिटेशंस थे, डिफिकल्टीज थे, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म के लिए हम बार्टर सिस्टम को एक्सचेंज करने में यूज नहीं कर पा रहे थे. तो वो लिमिटेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो. ये इसके लिमिटेशंस थे बार्टर सिस्टम के, जैसे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब ये होता है जब 2 पर्सन के वांट्स मैच नहीं होते. जब 2 पर्सन्स के वांट्स क्या हो रहे हैं? मैच
नहीं हो रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एप्पल है, मुझे चाहिए ऑरेंज, तो मुझे ऐसे पार्टी को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास ऑरेंज है। तो चलो मुझे एक पार्टी मिल भी गया कि जो मुझे ऑरेंज देगा, बट जरूरी नहीं है कि उसको रिटर्न में मुझसे एप्पल ही चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि उसको बनानास चाहिए, तो वो मुझे गुड्स बेचेगा क्या? वो मुझे नहीं बेचेगा, क्योंकि दोनों के वांट्स मैच नहीं हो रहे हैं। ओके, सेकेंड है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या डिफिकल्टी था? इसमें आप मेजरमेंट का प्रॉब्लम था। जैसे मैं इसमें आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, मिल्क और दूसरा व्हीट। अभी आपको पता रहेगा कि मिल्क को हम मेजर करते हैं लीटर्स में, राइट? और जो व्हीट मेजर होता है वो किस में मेजर होता है? किलोज में। तो अब मुझे बताओ, मेरे पास मिल्क है और मुझे रिटर्न में व्हीट चाहिए, तो मैं क्या मेजरमेंट से गुड्स का एक्सचेंज करूंगी? वो बहुत डिफिकल्टी होता था। इसके वजह से ये भी बार्टर सिस्टम में बहुत बड़ा लूप होल था कि अगर मुझे कोई लीटर्स वाला गुड्स किलोग्राम वाले गुड्स के साथ एक्सचेंज करना है तो मैं क्या मेजरमेंट के साथ उसको एक्सचेंज करूं। तीसरा था इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ गुड्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो एनिमल का। जैसे आपको पता रहेगा कि पहले के टाइम पे काउज और बहुत सारे कैटल्स का एक्सचेंज किया जाता था। अगर मुझे समझो वो टाइम पे ½ kg ऑफ व्हीट चाहिए और मेरे पास एक काव है, तो मैं काव को आधा करके तो नहीं एक्सचेंज कर सकती ना, वो तो काफी प्रॉब्लमेटिक है। ये कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। इसके लिए कुछ गुड्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते थे बार्टर सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो डिफिकल्टी था वो था डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट? डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? फ्यूचर पेमेंट। बार्टर सिस्टम के टाइम पे आप कुछ भी चीज उधारी में नहीं ले सकते थे। ऑब्वियस ही बात है, आज आप अगर कोई गुड्स ले रहे हो और अगर वो पेरिशेबल नेचर का है, तो क्या गारंटी कि फ्यूचर में वही सेम क्वालिटी का गुड्स आप वापस से रिटर्न कर पाओगे? नहीं कर सकते थे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। एंड लास्ट प्रॉब्लम क्या है? डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। इसमें आप आ सकते हो पेरिशेबल गुड्स को। जैसे अगर आपको समझो आपके पास ऐसा वेजिटेबल है जो आपको आज एक दिन में ही उसको सेल करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, लेकिन एक्सचेंज करने के लिए समझो आज आपके पास कोई है ही नहीं, तो वो तो वेजिटेबल आपका खराब हो जाएगा। बिकॉज वेजिटेबल का नेचर कैसा होता है? पेरिशेबल नेचर होता है। तो उसको 1 या 2 दिन में ही आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के वजह से बार्टर सिस्टम को हमें कहीं ना कहीं निकालना पड़ा और फिर हमें सोच में आ गए कि अब क्या कर सकते हैं। अब हम बार्टर सिस्टम को रिप्लेस करके क्या नया इवोल्यूशन ला सकते हैं। तो जी हाँ, ये टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो इसी के बारे में है, टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी एज इन मनी का इवोल्यूशन। मनी कैसे इवॉल्व हुआ? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले मनी कैसे इवॉल्व हुआ। पहले यहाँ पे बार्टर सिस्टम था, बट बार्टर सिस्टम में इतने डिफिकल्टीज थे कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इस सिस्टम को यूज नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद आया गोल्ड का पैटर्न। गोल्ड के थ्रू हम क्या करने लगे? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने लगे। लेकिन गोल्ड में भी लिमिटेशन ये था कि हमारी कंट्री के पास गोल्ड की स्कैरसिटी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस आप जानते ही होंगे कि ब्रिटिशर्स लोग हमारे कितने गोल्ड सब लेके चले गए थे, तो हमारे पास गोल्ड की स्कैरसिटी थी। तो उस गोल्ड के वजह से भी हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए थोड़ा सा कुछ नया इवोल्यूशन लाना पड़ा। तो गोल्ड के बाद फिर क्या आया? मेटल कॉइन्स। मेटल कॉइन्स में, इसमें जो मेटल कॉइन्स यूज होते थे वो गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स यूज होते थे। ये टाइम था राजा महाराजाओं का, जब वहां पे राजाओं के पास मेटल कॉइन्स हुआ करते थे, गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स। बट हाँ, वही प्रॉब्लम था कि गोल्ड के कॉइन्स हम नॉर्मली नहीं कर पा रहे थे, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे इवोल्यूशन होता गया। फिर बाद में गवर्नमेंट बनी। जैसे मैंने बोला कि इंडिपेंडेंस आया, उसके बाद कंट्री में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और फिर बाद में गवर्नमेंट बनी। और फिर गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें कुछ नया इवोल्यूशन करना चाहिए जिससे हम मनी का क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वही हुआ, मेटल कॉइन्स में नया इन्वेंशन आया जिसमें हम अभी 2 मॉडर्न फॉर्म्स अभी आगे के स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो वो जो नए इन्वेंशन क्या है, एक तो आया पेपर मनी, आप यहाँ पे देख सकते हो पेपर मनी, और साथ में आया करेंसी कॉइन्स। पेपर मनी और करेंसी कॉइन्स के बारे में हम आगे स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, और इस टॉपिक पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकता है कि व्हाट आर पेपर मनी, व्हाट आर करेंसी कॉइन्स। तो आगे के स्लाइड जरूर देखिएगा, बिकॉज पेपर मनी एंड करेंसी कॉइन्स पे असर्शन रीजनिंग भी आ सकता है, ठीक है। फिर अभी आगे आप ये पढ़ा ही रहेगा आपने कि ये प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं। प्लास्टिक कार्ड्स, व्हाट आर प्लास्टिक कार्ड्स, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, ओके। उसके बाद अभी जो नया आया है इलेक्ट्रॉनिक मनी, और अभी आप ये भी सुना रहेगा आपने क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मनी जीपे, फोन पे जो आज के टाइम पे सब यूज कर रहे हैं हर जगह पे, एंड क्रिप्टो करेंसी जो अभी तक इतना ज्यादा डिमांड में आया नहीं है, बट कमिंग फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी भी डिमांड में आने वाला है, ओके। सो ये था इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी में हम अभी आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जो आपको क्वेश्चन में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, असर्शन एंड रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है अभी आप देख सकते हो, ये क्या है, ये है कुछ तो यहाँ पे लिखा है कि भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। ये क्या मतलब इंडिकेट कर रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास आज पैसे है, पैसे का मतलब इंग्लिश में आप बोलोगे मनी, बट मनी होता क्या है आज के टाइम पे, मॉडर्न फॉर्म्स के टाइम पे मनी का मतलब क्या है। मनी का मतलब एक ऐसी चीज है जिससे हम कुछ भी चीज को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये कौन से मूवी का डायलॉग है, जल्दी से आप अपने कमेंट, हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या कौन सा मूवी है, और ये डायलॉग काफी फेमस डायलॉग है जो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं। तो ये मैंने स्लाइड आपको इसलिए बताया है बिकॉज इसको रिलेट करते हुए आपको एक टॉपिक है जो है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता, उसका मतलब क्या है कि मनी क्या है, मनी एक मीडियम है एक्सचेंज करने के लिए। जैसे आज इंटरनेट एक मीडियम है कि इंटरनेट है तो आप आज व्हाट्सएप यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, वाई, बिकॉज इंटरनेट एक मीडियम बन चुका है, कुछ भी हमें यूज करना है इलेक्ट्रॉनिकली। तो वैसे ही मनी एक क्या बन चुका है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए कि व्हाई मनी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका सबसे पहला रीजन ये है कि मनी को हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसके लिए बना के रखा है बिकॉज मनी हमारे कंट्री में जो बनाते हैं उनका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कंट्री की सेंट्रल बैंक है। इस बैंक को अथॉरिटी दी गई है कि हमारे कंट्री में जितने भी पेपर मनी बनते हैं, पेपर मनी मतलब नोट, करेंसी नोट्स जो होते हैं, जो कौन बनाते हैं, आरबीआई। और आज के टाइम पे हमारे कंट्री में उसको वैलिड करके रखा है कि मनी का मतलब क्या है, नोट्स और दूसरा कॉइन्स, नोट्स और दूसरा क्या है, कॉइन्स। ये दोनों हमारे कंट्री का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है और इन दोनों को हमने क्या एक्सेप्ट करके रखा है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब अब ना तो बाटर की जरूरत है, ना तो गोल्ड की जरूरत है, ना ही हमें गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स की जरूरत है। ये जो कॉइन्स है ये नॉर्मली चीप मेटल से बना जाता है जो गवर्नमेंट बनाती है। याद रखना, कॉइन्स हमारे कंट्री में कौन बना रहा है, गवर्नमेंट। और जो नोट होते हैं वो कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी नोट्स हमारे कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करती है और जितने भी कॉइन्स आप देखते हो 1 रुपी के, 2 रुपीज के, 5 रुपीज के, वो सारे कॉइन्स बनते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उनका खुद का एक गोडाउन है, फैक्ट्री है जहाँ पे वो लोग का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एनीथिंग विच इज यूज्ड एज मनी मस्ट बी इजीली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय ऑल। जो सबके लिए क्या हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो। जैसे आज मुझे एक बुक खरीदनी है, मैं दुकान वाले के पास जाऊंगी, शॉप वाले को बोलूंगी मुझे ये बुक चाहिए, तो शॉप वाला मुझे क्या बोलेगा, वो मुझे ये बोलेगा कि आपको रिटर्न में मुझे गुड्स देना पड़ेगा। नहीं, वो मुझे इसका एक प्राइस बताएगा। वो प्राइस क्या है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही तो है कि बुक का प्राइस है समझो 500 रुपीज, तो 500 रुपीज वो क्या करेगा, मुझसे एक्सेप्ट करेगा
और मैं उससे रिटर्न में क्या ले लूंगी, बुक ले लूंगी। तो अभी यूनिवर्सल हो गया ये मनी, हर जगह पे आप पैसा दिखाओगे, आप कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो बाय यूजिंग मनी। इसके लिए हम बोलते हैं कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको 2 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो आप ये आंसर में लिख सकते हो कि व्हाट इज द रीजन। इसका मेन रीजन ये है कि मनी ने ना बार्टर सिस्टम के डिफिकल्टीज को ओवरकम कर दिया, है ना। बार्टर सिस्टम में कितने डिफिकल्टीज थे, वॉन्ट्स मैच नहीं हो रहे थे, पेरिशेबल गुड्स को आप एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, तो वो रीजन की वजह से इस लिमिटेशंस को पूरी तरह से ओवरकम किसने कर दिया, मनी ने। क्योंकि हर जगह पे आज मनी एक्सेप्टेबल है। आपको चाहे पेरिशेबल गुड्स खरीदना है, ड्यूरेबल गुड्स खरीदना है, हर एक में मनी क्या हो सकता है, एक्सेप्ट हो सकता है। आप लोन भी ले सकते हो मनी के फॉर्म में। तो सारे बार्टर सिस्टम के डिफिकल्टीज एक झटके में मनी ने क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स पे आप ये बता सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी क्वेश्चन है, और साथ ही में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है एड्यूवेदा क्लासेस। ओके, सो या लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस काफ़ी आ सकते हैं। जैसे मैंने अपने पुराने स्लाइड्स में आपको बताया था कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आपको 2 मार्क के लिए या 3 मार्क क्वेश्चंस के लिए या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आ सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे कुछ गैप क्यों दिख रहा है, बिकॉज मैं आपसे इसका क्वेश्चन पूछूंगी कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है। सबसे पहला मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या हमारे कंट्री में इवॉल्व हुआ था और इन्वेंशन हुआ था, विद इन अ सेकेंड आपको इसका आंसर आना चाहिए। और अगर आंसर आ गया है तो तुरंत आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। और सेकेंड अपना कंप्लीट हो गया है। सो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हमारा जो है वो है करेंसी, और करेंसी में क्या आता है, कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि ये हमारी क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। ओके, कॉइन्स एंड पेपर नोट्स इंडिया में, फिलहाल के लिए हम इंडिया की बात करेंगे बिकॉज हमारे कंट्री का हम मनी के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। कॉइन्स क्या होता है, कॉइन्स जो एक्चुअली में बहुत चीप मेटल से बना जाता है। आज के टाइम पे जो हमारा कॉइन बन रहा है वो गोल्ड एंड सिल्वर से नहीं बनता, ये आपको याद रखना है। जो कॉइन्स बनते हैं वो चीप मेटल से बनते हैं, जैसे निकल, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल से कंट्री की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स को बनाती है और ऑल ओवर द कंट्री सर्क्यूलेट करती है। वैसे ही जो पेपर नोट्स होते हैं, पेपर नोट्स मतलब जो नोट होता है 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, फिर 100 रुपीज़ का, ये सारे जितने भी नोट्स है वो बनाती है आरबीआई। आरबीआई के बारे में और डिटेल में मैं आपको आगे के स्लाइड से बताऊंगी, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। और तो पेपर नोट्स कौन बनाती है, आरबीआई। आरबीआई को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो हमारे कंट्री के जितने भी करेंसी नोट्स है वो प्रिंट करेगी और सर्क्यूलेट करेगी। ठीक है, सो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या आता है, फर्स्ट आता है करेंसी। करेंसी में क्या आएगा, कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो मैंने ये क्वेश्चन डाल के रखा है कि व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो आप ये सेम टू सेम आंसर अपने क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें आप ये लिख सकते हो। देखिए क्या लिखा है, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड, बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री की गवर्नमेंट ने ये ऑथोराइजेशन देके रखा है। ऑथोराइजेशन मतलब अलाउ किया हुआ है कि हाँ, हम करेंसी, कॉइन्स और पेपर नोट्स को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे,
इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि करेंसी नोट कौन इशू कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई करेंसी नोट्स इशू करते हैं। आरबीआई को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक बोलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेंसी नोट्स को बनाते हैं, ठीक है। एज पर इंडियन लॉ रूपी, सुना ही रहेगा आपने, रुपीज हर जगह पे इंडिया में क्या चल रहा है, रुपीज, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। तो रूपी क्या है, मीडियम ऑफ पेमेंट है, ओके। इसको हम लोग यूज करते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि व्हाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उसमें मैंने आपको ये सिखा दिया कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो हम यूज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो है डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्या आप देखेंगे, डिपॉजिट्स। क्या होता है डिपॉजिट्स? डिपॉजिट्स हम अपने पास तो कर नहीं सकते, हम अपने पास तो पैसों का सिर्फ सेविंग्स करते हैं, लेकिन और ज्यादा मॉडर्न मेथड क्या है पैसे को सेव करना, बैंक के पास। कहाँ आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो और कहाँ आपका पैसा सेफ है, बैंक के पास। आपके पास जो भी पैसे होते हैं आप क्या कर सकते हो, बैंक में डिपॉजिट्स कर सकते हो। आप यहाँ पे फोटोज, इमेजेस देख सकते हो। ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बैंक में जाते हैं, हमारा जो सेविंग्स का पैसा होता है वो हम बैंक वाले को एकदम भरोसे के साथ देते हैं, और बैंक वाले हमारे पैसे को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। और हमारा मन कभी भी होगा हम जाके क्या कर सकते हैं, पैसा डिमांड कर सकते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है कि आज मैं बैंक के पास गई, मैंने अपना पैसा दिया, उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे को क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। लेकिन अभी ऐसा हो गया क्या कि वो पैसा बैंक वालों का है? नहीं, वो पैसा अभी भी मेरा ही है। मैं कभी भी जाके अपना पैसा क्या कर सकती हूँ, डिमांड कर सकती हूँ। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स? डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड। These deposits are called as demand deposits. Okay, तो क्या सीखा हमने, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में दो मॉडर्न फॉर्म्स है, एक आता है करेंसी। करेंसी मतलब अपना रुपीज। रुपीज में क्या आता है, कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। कॉइन्स कौन बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और करेंसी नोट कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका ऑथोराइजेशन किसने देके रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ओके। और दूसरा जो मॉडर्न फॉर्म है वो क्या है, डिपॉजिट्स। क्या है, डिपॉजिट्स। इस डिपॉजिट्स में बैंक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। और कौन से बैंक की बात हो रही है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी कौन से बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, जहां पे हम अपने पैसे को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी भी कंप्लीट होता है। अब आपको पता रहेगा कि बैंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब गिटार वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं, इंस्ट्रूमेंट मतलब जो बैंक यूज करती है पैसे के बिहाफ में। अगर आपको कैश की जगह पे पैसे के ही फॉर्म में कोई चेक दे दे तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मेरे पास पैसे आ गए। क्यों? क्योंकि चेक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइजेशन देके रखा है कि चेक क्या है, ये भी एक मनी का ही फॉर्म है, ओके। ये भी, इसको हम लोग मनी के ऑल्टरनेटिव में यूज कर सकते हैं। कैश की जगह पे हम चेक को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, ये पैसा रिसीव करने के लिए। आप देख सकते हैं चेक कैसे दिखता है। ये मैंने एक पर्टिकुलर बैंक का चेक बताया है। हर बैंक्स के चेक में यहाँ पे बैंक के नाम अलग होंगे, बट ये सेम रहेगा। पे, किसको आप पे कर रहे हो उसका नाम, कितना रुपीस पे कर रहे हो वो यहाँ पे वर्ड्स में लिखा जाता है, यहाँ पे फिगर्स में लिखा जाता है, और फिर आपको अपना साइन करना होता है। तो ये चेक, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो बैंक वाले ही आपको एक चेक बुक प्रोवाइड करते हैं। तो वो चेक बुक क्या है, मनी का ही इंस्ट्रूमेंट है। कि पेपर नोट की जगह पे आप किसी को चेक भी दोगे तो वो चेक को आप मनी ट्रीट कर सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। ठीक है। और एक और चीज, आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए जिससे आप चेक में पैसा क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, उसका अमाउंट। ठीक है। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। एक पर्सन को दूसरे पर्सन को पे करना है तो उसके नाम पे वो चेक बनाएगा और फिर उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, चेक ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। सो ये एक डिपॉजिट बैंक का इंस्ट्रूमेंट है जो हर बैंक यूज करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे चेक के साथ साथ डेबिट कार्ड आ चुका है, क्रेडिट कार्ड आ चुका है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आ गया है, आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। आजकल बैंक का खुद का एक ऑनलाइन ऐप है, वो ऐप को यूज करके आप क्या कर सकते हो, NEFT, RTGS, आज के टाइम पे तो बहुत नए नए फॉर्म्स आ गए हैं मनी के। तो आप देख रहे होंगे मनी का इवोल्यूशन खत्म हुआ नहीं है, वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपका मॉडर्न फॉर्म के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्या है, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि बैंक वाले क्या करते हैं, आपका पैसा लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं। एक बात बताओ, नाम क्या है बैंक का, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल का मतलब होता है जो लोग प्रॉफिट का सोचते हैं। आपका पैसा सिर्फ डिपॉजिट करेंगे, उससे उनको क्या फायदा होने वाला है, सोचिए एक बार, क्या फायदा होगा। आपका पैसा उनके पास डिपॉजिट है, उनको आपसे क्या मिलेगा। बहुत सारे लोगों का ये आंसर होगा कि उनको सर्विस चार्जेस मिलेगा, बट सिर्फ सर्विस चार्जेस से वो लोग खुश होंगे क्या? इतना बड़ा फैसिलिटी वो लोग ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे? जी नहीं, इसके पीछे बैंक का बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। बिना अपने फायदे के बैंक आपका पैसा डिपॉजिट तो करेगा नहीं। तो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो बैंक यहाँ पे यूज करता है आपके पैसों से, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अब ये कैसे होता है, आप यहाँ पे फोटोज देख सकते हो, इमेज देख सकते हो। यहाँ पे एक बैंक का, यहाँ पे एक मैंने बना के रखा हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, ये पीपल है, लोगों ने क्या किया, अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। लोगों ने क्या किया, अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। पैसा जैसे ही बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक वाले ने क्या किया, उनका पैसा अपने पास रखा। बट क्या वो पैसा एक्चुअली में बैंक ने अपने पास रखा हुआ है? नहीं, बैंक वो पैसों का क्या करती है, किसी थर्ड पार्टी को लोन दे देती है। मतलब लोन जो है बैंक अपने पैसों से नहीं दे रही है, लोन आपके पैसों से किसी और थर्ड पार्टी को जा रहा है। तो बैंक को इससे फायदा क्या हो रहा है, लोन पे बैंक को मिलता है इंटरेस्ट। लोन पे बैंक को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और आप जब पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपको देता है इंटरेस्ट। ओके, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, इंटरेस्ट जो बैंक आपको दे रहा है और इंटरेस्ट जो बैंक थर्ड पार्टी से ले रहा है, तो ये दोनों के डिफरेंस को आप क्या बोलोगे कि बैंक इसका प्रॉफिट कमा रहा है। समझ रहा है? तो जो इसका मतलब ही क्या हुआ क्रेडिट क्रिएशन का, कि बैंक लोन क्रिएट कर रहा है। आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है और आप ही का पैसा किसी थर्ड पार्टी को जा रहा है एज अ लोन। ओके, और वो लोन पे जो बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे कि बैंक का वो प्रॉफिट है। बैंक को वो इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में टेंशन आ रहा होगा, शिट हमारा पैसा तो सेफ नहीं है, हमारा पैसा तो किसी थर्ड पार्टी को जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, बैंक अपने पास कुछ रिजर्व भी रखता है। रिजर्व मतलब अपने पास कुछ पैसा बचा के रखता है ताकि आपको कभी भी आपके पैसे की जरूरत हो, आप कभी भी अपना पैसा क्या कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो। तो आपका पैसा एकदम सेफ है। बस ये लोन के एक्टिविटीज होते हैं जो लीगल है, जो हर बैंक कंट्री में करता है। तो याद रखना, लोन एक्टिविटीज जो बैंक यूज करती है वो क्या है, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है। सो जल्दी जल्दी लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। कोई भी डाउट होगा तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल एडुवेदा क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी मैंने आपको बता दिया कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। क्या होता है? लोन। ठीक है। अभी लोन लेना किसी के लिए फायदा हो सकता है। असेट का मतलब क्या होता है? फायदा। उससे आपको क्या मिल रहा है? बेनिफिट। उससे आपको क्या मिल रहा है? बेनिफिट। और किसी किसी के लिए ये थोड़ा सा बर्डन। लाइबिलिटी का मतलब होता है बर्डन। मतलब क्रेडिट से किसी को फायदा भी हो सकता है तो किसी को नुकसान भी हो सकता है। ये आपका एग्जाम्पल है, आपके बुक में भी दिया हुआ है ये एग्जाम्पल, एक फेस्टिवल सीजन का और एक स्वप्ना प्रॉब्लम का। फेस्टिवल सीजन में मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं समझो, और फेस्टिवल सीजन आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे प्रोडक्ट का फेस्टिवल सीजन पे बहुत ज़्यादा डिमांड होगा। लेट्स से कुकिंग ऑयल। फेस्टिवल सीजन में मेरे कुकिंग ऑयल का बिजनेस बहुत बढ़ेगा। मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं क्या करूँगी? मैं तुरंत बैंक के पास जाऊँगी, बैंक को बोलूँगी मुझे लोन चाहिए। वो लोन का पैसा मैं यूज़ करके अपने बिजनेस को क्या कर सकती हूँ? एक्सपांड कर सकती हूँ। और बिजनेस जैसे ही एक्सपांड हुआ, मैंने ऑयल बेचना चालू किया, उससे मुझे क्या होने लगा? और फायदा हुआ। मतलब बैंक के पैसा यूज करके मैंने अपने बिजनेस को और क्या कर दिया? एक्सपांड कर दिया। तो इस एग्जाम्पल में कंक्लूजन क्या निकला? कि जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं किसी इंसान के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है? पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है कि अरे वाह, बैंक ने पैसा दिया, लोन ले लिया, और मैं अपना बिजनेस क्या कर सकती हूँ? एक्सपांड कर सकती हूँ। दूसरा जो अपना प्रॉब्लम रोल है वो है लाइबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, किसी चीज का फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। किसी किसी के लिए फायदा है तो किसी के लिए नुकसान भी है। जैसे क्रेडिट एज अ लाइबिलिटी, इसमें स्वप्नास प्रॉब्लम है। स्वप्ना कौन है? स्वप्ना आपके बुक में एक लड़की का नाम है जिसका एग्जाम्पल दे के रखा है एनसीईआरटी ने। स्वप्नास का प्रॉब्लम क्या है? स्वप्ना एक फार्मर है। ओके। अब अभी फार्मर को खेती करने के लिए लोन की जरूरत होती है, तो उसने बैंक से लोन तो ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उस साल उसकी खेती प्रॉपरली हुई ही नहीं। कुछ भी रीजन हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से, या प्रॉपर उसके पास मटेरियल नहीं होगा उसके वजह से। तो अब खेती नहीं हुई तो उसको इनकम नहीं हुआ रहेगा। इनकम नहीं हुआ रहेगा तो अब वो लोन का पैसा कैसे रिपे करेगी? तो वो उसके लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी, बर्डन हो गया। इसलिए तो आपको सुनने मिलता है कि कितने फार्मर सुसाइड कर लेते हैं, बिकॉज वो लोग लोन का पैसा रिपे नहीं कर पाते। तो उनके लिए वो जो क्रेडिट है वो क्या बन जाता है? बर्डन बन जाता है। इसके लिए क्रेडिट पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकता है और किसी के लिए नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है। ये आपको केस स्टडी में आ सकता है। तो केस स्टडी के लिए याद रखना कि क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव रोल एज वेल एज नेगेटिव रोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। चलिए बताइए, लोन लेने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? आप तुरंत जाके लोन ले सकते हैं क्या? बैंक वालों के पास जाओगे, बोलोगे भैया भैया लोन चाहिए, और आपको लोन मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। बैंक जाना, बैंक से लोन लेना मतलब आपको काफ़ी लीगल तरीका यूज़ करना पड़ता है। इसमें क्या क्या लीगल तरीका है? एक है डॉक्यूमेंटेशन, एक है कोलेट्रल, और एक है इंटरेस्ट रेट। आप यहाँ पे इमेज देख रहे रहेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्वियसली बात है, अगर आज आपको लोन चाहिए तो आपको आपसे बैंक डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए एक प्रूफ के लिए कि आप जो लोन ले रहे हो, आप जो पर्सन हो वो फेक नहीं हो, एकदम रियल है आपकी आइडेंटिटी। तो पहले आपको क्या लगता है? पहले आपको डॉक्यूमेंट लगता है। डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा बैंक वालों के पास। दूसरा, बैंक अपना रिलेटिव तो है नहीं कि फ्री में पैसे दे देगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ कोलेट्रल। व्हाट इज कोलेट्रल? कोलेट्रल का मतलब होता है कुछ असेट आपको गिरवी रखना पड़ता है। मतलब अगर आपको आज लोन चाहिए तो आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है या गोल्ड है, उसको आपको बैंक के पास गिरवी रखना पड़ेगा, तो ही बैंक आपको क्या देता है? लोन देता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, लोन इक्विवेलेंट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को गिरवी रखा और फिर आपने क्या लिया? लोन लिया। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना। कोलेट्रल टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बैंक से लोन लोगे, आपको एक कोलेट्रल रखना पड़ता है बैंक के पास। और तीसरा, ऑब्वियसली बात है, बैंक को प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट क्या है बैंक के लिए? इंटरेस्ट।
तो आप अगर लोन लोगे तो बैंक आपसे क्या करेगा, एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा जो आपको या तो मंथली बेसिस पे पे करना पड़ता है या तो ईयरली बेसिस पे पे होता है। तो ये होता है आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ग्रुप ऑफ लोन। ये आपको असर्शन एंड रीजनिंग में पूछ सकते हैं। आपको 1 मार्क का असर्शन एंड रीजनिंग आता है तो उसमें आपको ये पूछ सकते हैं। ग्रुप ऑफ लोन आपको पता रहेगा कि बैंकिंग सेक्टर के लोन लेने के सेक्टर 2 होते हैं। एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। दिख रहा है आपको इमेजेस। फॉर्मल सेक्टर मतलब एक प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड बैंक रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जिसमें आप ये 3 चीज करते हो। फॉर्मल सेक्टर में ये 3 चीज होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोलेट्रल होता है और फिर साथ में बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन तो होता ही नहीं है। ओके, कोलेट्रल होता है और वो भी एकदम ज्यादा कोलेट्रल रखना पड़ता है और इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में कौन आता है, आपने सुना रहेगा, लेनदार होते हैं, मनी लेंडर। ये लोग सब क्या करते हैं, आपको लोन तो देंगे बट उनका इंटरेस्ट रेट काफी हाई रहता है। एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर इनका इंटरेस्ट रेट आपको काफी हाई मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश किया हुआ है। तो ये आपको एज अ 2 मार्क आंसर आ सकता है, 1 मार्क में असर्शन रीजनिंग में आ सकता है। तो याद रखना, फॉर्मल सेक्टर को कौन सुपरवाइज करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनफॉर्मल सेक्टर को कोई भी सुपरवाइज नहीं करता। ओके, फॉर्मल सेक्टर का कंपैरेटिवली इंटरेस्ट कम होता है एज कंपेयर टू इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में इंटरेस्ट रेट काफी हाई रहता है। ठीक है, थर्ड, इसमें लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव भी एक बैंक होती है जो पुअर पीपल के लिए होती है, जो विलेजेस में आपको मेजरली मिलती है, उसको कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आपको लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी मनी लेंडर है, ट्रेडर है, रिलेटिव है, फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स से भी आप अगर लोन ले रहे हो तो वो अपने लिए क्या हो गया, इनफॉर्मल सेक्टर में आ गया। ठीक है, और अभी ऑब्वियसली बात है इसमें इनका मोटिव क्या होता है, इसमें इनका मोटिव होता है कि लोगों की मदद करना और साथ में प्रॉफिट भी अर्न करना। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर का मोटिव ही प्रॉफिट होता है। इनफॉर्मल सेक्टर का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, सो ये आपको आ सकता है एग्जाम में, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी डाउट है अभी तक तो आप कमेंट बॉक्स पे नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप ये जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपसे शेयर किया है कि आप अगर देखेंगे कि कितने % लोग फॉर्मल सेक्टर से अभी भी लोन ले रहे हैं तो संख्या काफी कम है। ये दिख रहा है आपको, जो ये वाली है 15%, ये सिर्फ फॉर्मल सेक्टर से है। और नॉर्मली जो पुअर पीपल है, पुअर हाउस होल्ड है, वो लोग फॉर्मल सेक्टर से 15% लोग ही है जो लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। बाकी पूरा 85% का लोन तो कहाँ से आ रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर से। बिकॉज पुअर हाउस होल्ड को डॉक्यूमेंटेशन ये सब के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आता, बिकॉज वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं जिनसे उनको समझे कि ये सब काम कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको सब डिस्टिंग्विश देके रखा हुआ है, household with few assets, well off household and rich households। तो नॉर्मली इससे आपको ये समझ में आता है कि जो रिच हाउस होल्ड है ना, रिच पीपल है, जिनके पास पैसे है, जिनके पास असेट है, वो लोग एक्चुअली में फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन लेते हैं। आप देख रहे होगे फॉर्मल सेक्टर से जो लोन है इनका 90% का है और इनफॉर्मल सेक्टर से हार्डली 10% का है। ठीक है, तो ये आपको एक MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर आपको कंट्री को डेवलप करना है तो आपको अपना जो क्रेडिट है उसको थोड़ा चीप रखना पड़ेगा। चीप एज इन लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रखना पड़ेगा और ज्यादा ध्यान आपको रूरल पुअर पे देना पड़ेगा। तब जाके पुअर पीपल एक ऑर्गेनाइज और फॉर्मल सेक्टर से क्या ले पाएंगे, लोन ले पाएंगे, नहीं तो वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेते रहेंगे। ठीक है, तो देखो, इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली मतलब स्पेसिफिकली इन द रूरल एरियाज।
गांव में एक्चुअली में लोगों को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं बिजनेस चालू करने के लिए। इसके लिए वहाँ पे आपको अपना बैंक स्टार्ट करना चाहिए और वहाँ के लोगों को आपको लोन प्रोवाइड करना चाहिए कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। तब जाके वहाँ के लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना कम कर देंगे और फॉर्मल सेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो अच्छा सेक्टर नहीं होता है, वहाँ पे इंटरेस्ट वो लोग बहुत हाई चार्ज करते हैं और लोग जो होते हैं ना वो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते ही उनका पूरा पैसा ऐसे ही खत्म हो जाता है। इसके लिए फॉर्मल सेक्टर ट्रस्टवर्दी होता है, वहाँ पे आपके साथ कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अपना मनी, क्रेडिट, सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, ओके। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है रोल ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब होता है कंट्री की सेंट्रल बैंक, जो अपने कंट्री में क्या करती है, करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि वो नोट को प्रिंट करेगी, वो और भी बहुत सारे काम करती है। वो नोट प्रिंट करेगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज में, ये सारे इनके फंक्शंस होते हैं। जितने भी बैंक्स है अपने कंट्री में उनको कंट्रोल करती है आरबीआई, ओके। देखो, बैंकर्स बैंक, इशू ऑफ करेंसी, करेंसी प्रिंट करके इशू करना, देना। मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियल पूरा कौन देखती है, फाइनेंस, पैसा कौन देखती है, आरबीआई, कि कितना पैसा सर्कुलेट करना है कंट्री में, अगर महंगाई हो रही है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीजें कौन देखेगी, आरबीआई। फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करती है, ओके। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करती है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है दूसरी कंट्री की करेंसी जब हमारे कंट्री में आती है, डॉलर्स, यूरोस, पाउंड्स, ये सारे करेंसी को मैनेज भी कौन करती है, आरबीआई। डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी, अगर कोई फेक करेंसी बना रहा है उसको डिटेक्शन का काम भी कौन करेगी, आरबीआई। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो वो किसके पास जा सकते हैं, आरबीआई के पास। फिर रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन मतलब जिसमें वो क्या कर रही है, सारे बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करती है और लोगों के मन में ये विश्वास दिलाती है कि आप बैंक पे भरोसा कर सकते हैं। तो ये आपके फंक्शंस ऑफ आरबीआई है, आरबीआई का रोल है। ये आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कोई भी एक फंक्शन दे देंगे, आपको उसको एक्सप्लेन करने आ सकता है। तो दिस आर द रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है आज का, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ द पुअर। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। ये एक्चुअली में है क्या, ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है। वॉलेंटरी का मतलब होता है एक कंपलसरी नहीं है, अगर आपका मन है तो आप ही एसोसिएशन को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जो बहुत ऐसे रूरल पीपल है, जो लोग इतने प्रिविलेज नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है और जो लोग लोन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं। 10 लोगों का, 15 लोगों का ग्रुप होगा। वो लोग अपने सेविंग्स का कुछ पैसा उसमें डालेंगे और 10-15 लोगों का जितना भी सेविंग्स होगा उसमें से वो लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे और उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता है इसमें। नॉर्मली इनका माइक्रो फाइनेंस होता है, याद रखना, इनका फाइनेंस कैसा होता है, माइक्रो फाइनेंस होता है। तो ये इनके फंक्शंस है। और अगर इसमें वुमेन का काफ़ी मेजरली रोल होता है, जिसको हम बोलते हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो अंडर प्रिविलेज वुमेन होती है, जिनके साथ कुछ अब्यूजिव हो गया है या जो लोग के साथ कुछ घटना घटी है, वो सब भी इसमें आ सकते हैं और वो लोग अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। आप देख सकते हैं इमेज में, ठीक है। ये नॉर्मली आपको गाँव में, रूरल एरिया में लोग ये सब करते हैं। तो ये इनके फंक्शंस हैं कि आपको कुछ कोलैटरल रखने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सेविंग्स ज़्यादा नहीं होते हैं, स्मॉल स्मॉल सेविंग्स होता है। मंथली का 500, 200, 100 इतने सेविंग्स होते हैं इसमें। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी रीजनेबल होता है। रीजनेबल मतलब कम होता है। माइक्रो क्रेडिट मतलब ज़्यादा फाइनेंस नहीं होता है, स्मॉल स्मॉल फाइनेंस, छोटे छोटे अमाउंट का लोन लिया जाता है। इसके रूल्स काफ़ी सिंपल होते हैं और डिसीजंस, इसमें कोई भी एक ओनर नहीं होता, याद रखना, इसमें कोई भी एक ओनर नहीं होता। इसमें आपको जो भी डिसीजंस आप इसमें लेते हो
वो डिसीजंस वोटिंग के थ्रू होता है। कैसा होता है? वोटिंग के थ्रू। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर का, फिर अपना चैप्टर खत्म होता है। ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का लास्ट टॉपिक है जो आपको एमसीक्यू में आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, जी हाँ, ये नाम को याद रखना, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ये किसने चालू किया था, इनके नाम याद रखना है। डॉक्टर, क्या है? डॉक्टर मोहम्मद यूनस। ये एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने बांग्लादेश में एक बैंक चालू किया था रूरल पीपल के लिए, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इनको पॉवर्टी को निकालना है। ये प्लीज आपको याद रखना है कि इस बैंक का मेन पर्पस था गरीबी हटाना। वहां के लोग जो गरीब थे, जिनको लोन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो वो लोग इस बैंक से लोन लेके अपना छोटा सा कुछ भी बिजनेस कर सकते थे। ठीक है, तो इनका मेन पर्पस था कि गरीबी हटाओ। ये बांग्लादेश में इन्होंने चालू किया था, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एराडिकेट पॉवर्टी। टू एराडिकेट पॉवर्टी कौन से ईयर में? देखो, इसको पहले बोलते हैं जो डॉक्टर मोहम्मद यूनस है, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस। ये याद रखना है आपको, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस। और ये देखो, और नाम क्या दिया इसमें? ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ओके, कौन से ईयर में आया है? 1983 अक्टूबर 1983 में ये बैंक को फाउंड किया था। और इस बैंक को फाउंड करने के बाद ना इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये प्राइज इनको मिला था, अवार्ड मिला था 2006 में, क्योंकि ये बैंक्स ने काफ़ी हेल्प की थी लोगों की, और कुछ हद तक पॉवर्टी कम भी हुई थी। तो इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है इस काम के लिए। फिर इसमें स्मॉल लोन प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में इंडियन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो मैंने आपको इसके पहले अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप बताया है, वो इसी का मॉडल है। वो ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का ही क्या है? मॉडल है, जो मोहम्मद यूनस ने स्टार्ट किया था। और मोहम्मद यूनस ने एक बहुत फेमस अपना स्टेटमेंट दिया था जब उन्होंने ये बैंक को क्या किया था? स्टार्ट किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। इफ credit can be made available to the poor people on terms and conditions that are appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder. इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर आप किसी रूरल पुअर को हेल्प करते हो लोन के लिए, तो उनका जो मन है कुछ भी बिजनेस करने का, तो वो लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, और उस पैसे को अच्छी जगह यूज़ करके अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही में कंट्री को भी डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड कंट्री का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पॉवर्टी को रिमूव करना। ठीक है, सो विद दिस हमारा टॉपिक आज का खत्म होता है। ओके, ये हमारा था मनी एंड क्रेडिट का रिविजन लेक्चर। ओके, जितना भी मैंने आपको इसमें कॉन्सेप्ट सिखाया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। ओके, तो आप ये इतने ही स्लाइड्स आप रेफर कर सकते हो, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, प्रॉपरली समझ में आया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और साथ ही में आपको और ऐसे रिवीजन लेक्चर्स चाहिए तो आप हमारे इस चैनल एड्यूवेदा क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।